हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम लोगों का क्लास 8 जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। द पॉपुलेशन चेंज refers to change in the number of people during a specific time। जब एक स्पेसिफिक टाइम में लोगों की संख्या में परिवर्तन आता है उसे ही पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। वाई? ये कई गुना बढ़ गई है। क्यों? देखिए, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पीछे का एक मेन रीजन है कि नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ में चेंजेस आए हैं। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly। 1800 तक जो पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की वो स्टीडी रेट में इंक्रीज हो रही थी, स्लोली इंक्रीज हो रही थी। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। उस वक्त बहुत सारे बेबीज का बर्थ होता था, लेकिन उन बेबीज की मृत्यु भी हो जाती थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दिस वॉज एज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त कोई प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी। बहुत सारे बीमारियों के इलाज नहीं थे, बेसिक मेडिकेशन नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सफिशिएंट फूड
was not available for all the people. लोगों के पास सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था। बेबीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। फार्मर्स वेयर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। फार्मर्स ज्यादा क्रॉप्स की पैदावार नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास भी मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था। कृषि उस वक्त इतनी डेवलप नहीं हुई थी। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। एज अ रिजल्ट, द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। इन सब रीजंस के वजह से पॉपुलेशन में जो टोटल इंक्रीज था वो लो था क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर था। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। In 1804, the world's population reached 1 billion. 1804 में पूरे विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन पहुंच गई। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. 155 साल बाद यानी 1959 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। 155 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन जो इस तेजी से इंक्रीज हुआ है इसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। इन 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. 1999 में यानी 40 साल बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन से डबल होके 6 बिलियन पहुंच गई। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. ये पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रहा था उसके पीछे रीजन था कि अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई थी, बीमारियों के इलाज थे, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध थी, लोगों के लिए फूड अवेलेबल था, तो इस वजह से डेथ रेट कम हो गया, जबकि बर्थ रेट पहले की तरह ही ज्यादा रहा और इन्हीं रीजन से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। Births are usually measured using the birth rate, that is, the number of live births per 1,000 people. बर्थ रेट का मतलब होता है हर 1,000 लोगों पे कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। Deaths are usually measured using the death rate, that is, the number of deaths per 1,000 people. डेथ रेट का मतलब होता है हर 1,000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं। मृत्यु दर को प्रति 1,000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में
मापा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। एक देश में बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। हिंदी में इसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। देखिए, इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का एक मेन रीजन है नेचुरल ग्रोथ रेट में रैपिड इंक्रीज होना। मतलब बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट में कमी आ रही है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ पॉपुलेशन चेंज होने के नेचुरल कॉज है। पॉपुलेशन चेंज दूसरे रीजन से भी होता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी जगह की पॉपुलेशन केवल बर्थ रेट और डेथ रेट पे ही डिपेंड नहीं करती, वो एक और चीज पे डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। किसी एरिया से लोगों के आने जाने को माइग्रेशन कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन के वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव से लोग बाहर निकलकर शहर में रहने लगते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो गांव की पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि गांव से लोग बाहर जा रहे हैं, और शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि लोग शहर में जाके रह रहे हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। हमने गांव और शहर का एग्जाम्पल समझा। माइग्रेशन कंट्रीज के बीच में भी होता है। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स किसी दूसरे देश में जाते हैं। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इमिग्रेंट्स आर पीपल who leave a country. Immigrants are those who arrive in a country. जो लोग देश छोड़ते हैं उन्हें इमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी कहा जाता है। जो देश में आते हैं उन्हें इमिग्रेंट यानी आप्रवासी कहते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। Countries like the United States of America and Australia have gained in numbers by in-migration और immigration. यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग रहने के लिए गए हैं, इसलिए इन माइग्रेशन में ग्रोथ हुआ है, यानी इमिग्रेशन में ग्रोथ हुआ है। इन देशों में पॉपुलेशन बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री that has experienced a loss in population numbers due to out migration और emigration. सूडान से लोग बाहर निकले हैं, इसलिए वहां पॉपुलेशन में कमी आई है। इसे आउट माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन कहते हैं। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है
जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। The general trend of international migrations is from the less developed nation to the more developed nations in search of better employment opportunities. इंटरनेशनल माइग्रेशन में हमें जो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है वो ये है कि लेस डेवलप्ड नेशन से लोग डेवलप्ड नेशन की ओर माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. एक देश में भी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो सकता है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। इसको हमने पीछे स्लाइड में समझ लिया है। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। देखिए इस डायग्राम में बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का संतुलन दिखाया गया है। अगर जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या वृद्धि होगा। अगर जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है तो आपका जनसंख्या स्थिर होगा। अगर आपका जन्म दर मृत्यु दर से कम है, मतलब मृत्यु दर ज्यादा है, तो जनसंख्या में कमी आएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि का दर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. पूरे विश्व में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सभी कंट्रीज ये ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। Some countries like Kenya have high population growth rates. केनिया जैसी कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई है। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। They had both high birth rates and death rates. केनिया में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फॉलन, बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। केनिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हुआ है, इस वजह से डेथ रेट में गिरावट आई है, बट बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केनिया में ज्यादा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। यूनाइटेड किंगडम में बर्थ रेट भी लो है
और डेथ रेट भी लो है। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूनाइटेड किंगडम में लो है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। इस मैप में वर्ल्ड के डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है। इसमें जो ब्लू शेड में जो रीजन्स हैं, यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है। फिर इस ऑरेंजिश शेड में जो रीजन्स हैं, यहां पे पॉपुलेशन हाई है। फिर ग्रीनिश शेड में आपका इंडिया है, तो यहां पे मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर इस येलोइश शेड में जो रीजन्स हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ लो है। फिर इस वाइट शेड में जो रीजन्स हैं, यहां पे या तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, जैसे रशिया और यूरोप के कुछ रीजन्स। यहां पे सेम मैप हिंदी में दिया हुआ है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जनसंख्या संगठन। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, but Japan is far more economically developed than बांग्लादेश। बांग्लादेश और जापान दोनों कंट्रीज डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान बांग्लादेश की तुलना में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. जब हम लोगों को रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखते हैं, तो हमें उनके डिफरेंट क्वालिटीज को भी समझना होगा। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. लोग एक दूसरे से एज में, सेक्स में, लिटरेसी लेवल में, हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में और इनकम लेवल में अलग अलग होते हैं। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। जब हम लोगों को एज रिसोर्स मानते हैं, तो हमें लोगों के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा कि किसी देश में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, किस सेक्स के लोग ज्यादा हैं, लोगों का लिटरेसी लेवल कैसा है, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वे कैसा जॉब करते हैं, उनका इनकम लेवल कैसा है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझना है, तो किसी देश का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हमें यह समझना होगा। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है।
The composition of population helps us to know how many males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि किसी देश में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप को वे बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, कितनी इनकम है और हेल्थ कंडीशन कैसी है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age-sex pyramid. किसी देश की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को स्टडी करने का एक इंटरेस्टिंग मेथड है उस देश के पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करना। इस पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आपको पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड को दिखाया गया है। यहां पे आपका एज ग्रुप है ईयर्स में, आप देख सकते हैं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 ऐसे करके एज ग्रुप दिए हुए हैं और इस तरफ आपके मेल और फीमेल्स के परसेंटेज को दिखाया हुआ है। अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज, एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है द टोटल पॉपुलेशन divided into various age groups. Example 5 to 9 years, 10 to 14 years. पॉपुलेशन पिरामिड को वेरियस एज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 9 years, 10 to 14 years, एक्सेट्रा। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। The percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups. इन एज ग्रुप में पॉपुलेशन को मेल और फीमेल्स में सबडिवाइड किया जाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। देखिए, इस डायग्राम में हमने देख लिया था कि सबसे पहले तो पॉपुलेशन पिरामिड में आपका एज ग्रुप है, फिर इसको मेल और फीमेल में सब डिवाइड किया गया है और उसको परसेंटेज में शो किया गया है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। पिरामिड का कैसा शेप है वो बताता है कि उस देश में कैसे लोग रहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स। 15 वर्ष से नीचे के बच्चों को पिरामिड के बॉटम पे दिखाया गया है और ये जन्म स्तर को बताता है कि बर्थ रेट कैसा है एक पर्टिकुलर देश का। बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। आप यहां पे देख सकते हैं 15 to 19 का जो एज ग्रुप है वहां पे इस लाइन को खींचा गया है, उसके नीचे बच्चों को यहां पे दिखाया गया है बॉटम ऑफ द पिरामिड में।
द साइज ऑफ द टॉप shows the number of aged people above 65 years and reflects the number of deaths. 65 वर्ष के ऊपर के लोगों को यानी एजेड पीपल को पिरामिड के टॉप पे दिखाया गया है और ये मृतकों की संख्या दर्शाता है यानी डेथ रेट कैसा है एक पर्टिकुलर देश में। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए पिरामिड का टॉप 65 के ऊपर के लोगों को दर्शाता है। ये इस लाइन से यहां पे डिनोट किया गया है। इसके ऊपर है आपका 65 के ऊपर के एज ग्रुप वाले। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड से हमें एक पर्टिकुलर देश में डिपेंडेंट लोगों की संख्या का भी पता चलता है यानी उन लोगों के बारे में पता चलता है जो किसी दूसरे लोगों पे आश्रित होते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years. Those of the working age are the economically active. हर देश में दो ग्रुप्स होते हैं डिपेंडेंट के। 15 इयर्स से कम के बच्चे यंग डिपेंडेंट होते हैं और 65 इयर्स से ऊपर के एजेड पीपल एल्डरली डिपेंडेंट होते हैं। जो वर्किंग एज में हैं वो लोग इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. जिस देश के पॉपुलेशन पिरामिड का बेस चौड़ा होता है और ऊपर जाते हुए टॉप नैरो हो जाता है उस देश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रेन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से बहुत से बच्चों की इन्फेंसी यानी शैशव काल में ही मृत्यु हो जाती है तो कम बच्चे बड़े हो पाते हैं इसलिए इन देशों में ओल्ड एज पीपल भी कम होते हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केनिया। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। यहां पे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया को दिखाया गया है। यहां पे मेल्स और फीमेल्स को परसेंटेज में डिनोट किया गया है लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये नंबर्स हैं तो 0 to 4 एज ग्रुप में हम देखेंगे कि 11 बच्चे जन्म ले रहे हैं। डेथ रेट अगर कम होता तो 5 to 9 एज ग्रुप में वही 11 बच्चे या फिर 10 बच्चे जीवित होने चाहिए थे बट डेथ रेट हाई है इसलिए 5 to 9 एज ग्रुप में केवल 9 बच्चे जीवित हैं। वहीं 10 से 14 के एज ग्रुप में जाते जाते केवल 7 बच्चे जीवित हैं। तो हम देख सकते हैं कि बर्थ रेट तो हाई है
इसलिए इस पिरामिड का बेस ब्रॉड है, लेकिन डेथ रेट भी हाई है। इसलिए जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस पिरामिड का टॉप नैरो हो जाता है। In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. जिन देशों में डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, उन देशों में यंगर एज ग्रुप में पिरामिड ब्रॉड है, क्योंकि बच्चे जीवित रहते हैं और एडल्टहुड तक सरवाइव करते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। Such populations contain a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. ऐसे पॉपुलेशन में बहुत यंग पीपल होते हैं और इसका मतलब होता है कि लेबर फोर्स भी ज्यादा होगा। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। देखिए, ये भारत का पिरामिड है। यहां पे अगर हम मान के चले कि 7 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो 0 to 4 से 5 to 9 के एज ग्रुप तक जाते जाते 6.5 बच्चे जीवित हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डेथ रेट कम हुआ है। फिर 10 to 14 के एज ग्रुप तक जाते जाते हम पाते हैं कि 6.1 बच्चे जीवित हैं। और ऐसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये केनिया जैसा नैरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब भारत में डेथ रेट कम हो रहा है। In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. जापान जैसे देशों में बर्थ रेट कम है, इस वजह से पिरामिड का बेस नैरो है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। देखिए, ये पॉपुलेशन पिरामिड है जापान का। हम लोगों ने पढ़ा अभी कि जापान में बर्थ रेट कम है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जापान में पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस है वो नैरो है। डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। जापान में डेथ रेट भी कम है, तो लोग ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। डेथ रेट भी जापान में कम है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जापान में कुछ इस प्रकार का पिरामिड बन रहा है और ज्यादा लोग ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook are the future of any nation. कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। We in India are fortunate to have such a resource. भारत में यंगर पीपल हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. इस ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छा करने के लिए लोगों को, यंगर जेनरेशन को एजुकेट करना होगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना होगा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी, तभी वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन पाएंगे। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 समाप्त होता है और इसी के साथ एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी
हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।